हाँ राजीव भैया, हाँ, कर लेते हैं लाइव। हेलो, आप सभी का इस 8 बजे के कार्यक्रम में स्वागत है। अपनों की बात, ये कार्यक्रम की रूपरेखा शुरुआत हम लोगों ने ऐसे की कि कोरोना काल में ये जो महामारी का दौर है, 100 वर्षों की महामारी है। पिछले 100 वर्षों में ऐसा एक ही इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पूरे दुनिया में भय का माहौल है, विशेषकर अभी हिंदुस्तान में भय का माहौल है और लोग इससे काफी अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको हल्के में भी लेते हैं। सभी को सचेत करने और सबसे अपनों की बात करने कि हम अपने को कैसे खो रहे हैं, जिनके साथ हम बचपन बिताए हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास हम हाफ पैंट में घूमते थे वो छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। दुख होता है, पीड़ा होती है कि हम लोग कैसे हालात में अब जी रहे हैं कि हम लोग अपने अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े होने के बावजूद भी हम लोग अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जितना कोशिश कर पा रहे हैं अपनों की हो सके ये कर रहे हैं, लेकिन जो सीमा है मेडिकल फैसिलिटी की भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में वो कम है और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि इस कोरोना काल में हमें कैसे रहना है, कैसे सचेत रहना है। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, विभागाध्यक्ष रहे हैं IIT ISM के मैनेजमेंट स्टडीज के और काफी अखबारों में लिखते रहे हैं। इनके विचारों में, इनकी बातों में ये इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर की एक भूमिका आज हम लोग के बीच में रखेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग जब इनसे चर्चा शुरू करेंगे तो एक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद के ऊपर इनकी अच्छी पकड़ है। कोरोना के फर्स्ट स्टेज में मैंने इनका खूब उपयोग किया था और बहुत सारे ग्रुप पे व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और उस इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और घरेलू उपचार करके भी आप अपने आप को कैसे सेफ रखें। तो हम लोग इस चर्चा को शुरू करते हैं। आपको रोज नए आंकड़े बनते दिख रहे होंगे, रोज नए रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे होंगे, रोज नए लोग की स्थिति पे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही होंगी, आपको समाचार दिख रहा होगा। मेरा इतना ही कहना है कि हमें सबसे पहले भय मुक्त होना है, अनुशासित होना है। हमें ऐसे रास्ते अपनाने हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाए। अगर हम ये करने में सक्षम हुए, कामयाब हुए, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस कोरोना पे विजय पा सकते हैं। दवाइयाँ आ रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए, किसी को वैक्सीन छोड़नी नहीं चाहिए कि मुझे वैक्सीन नहीं लगानी है। प्रयास करना चाहिए सभी वैक्सीन लगाएं। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। सबसे पहले चर्चा में मैं लेता हूँ डॉक्टर प्रमोद पाठक को। डॉक्टर पाठक, अभी जो हम लोगों ने इसके पूर्व भी 5 बजे जो चर्चा की थी उसको थोड़ा और एक्सपेंड अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि हालात जो है वो डर के हैं और डर के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे प्रमुख बाजारों में जहाँ सब्जी के बाजार हैं या कहीं भी जहाँ पे ऑटो स्टैंड हैं, जहाँ पे बस स्टैंड हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जा रही। तो क्या है ऐसा कि लोग अपने आप को उसमें जब भी भागा दौड़ी में इतने लगे हुए हैं कि कैसे हम जल्दी से काम कर लें, क्यों नहीं हम लोग ये संदेश देने का प्रयास करें कि हम अपने घर में उपलब्ध संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करें कि हम अपने आप को घर के अंदर अभी कुछ समय रख लें और आने वाले समय ये हम लोग इस चर्चा से एक मैसेज ये भी दें कि लोग अपने अंदर डर का माहौल करें। तो आप इस पर अपने विचार रखें। देखिए राजीव जी, ये इसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में लाइफस्टाइल डिसरप्शन बोल सकते हैं। असल में हम लोग कभी भी इस तरह के लाइफस्टाइल के आदी नहीं रहे हैं। बाजार जाना, बाजार से सौदा लेना, ये बड़ी पुरानी हमारी आदत है। अब दिक्कत क्या है कि अचानक से इस पर एक बंदिश लग गई। तो वो कहते हैं ना कि आदतें तो बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो लोगों को बार बार ये समझाना पड़ता है। जैसे आप एक छोटा सा इसका उदाहरण ले लीजिए, हेलमेट पहनने की बात। अब सर तो हेलमेट पहनने वाले का है, लेकिन फिर भी उसको समझाना पड़ता है कि भाई हेलमेट पहनो नहीं तो सर टूटेगा गिरने पर। फिर भी वो नहीं पहनता है या भूल जाता है, क्योंकि आदत जो है, ये आदत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है।
तो अब ये कोरोना काल में क्या हुआ है कि लाइफस्टाइल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और हम अभी भी वो लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए क्या होता है कि तमाम सावधानी के बावजूद, तमाम जानकारी के बावजूद हम वही गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी गलतियों को दोहराते हैं। और एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोरोना का भारत में सेकेंड सर्ज है। पहले दौर में भी यही सब बातें हो रही थी, पहले दौर में भी यही सब सावधानियां बरतनी थी, लेकिन हम लोग उससे सीखे नहीं। क्यों नहीं सीखे? क्योंकि जो हमारा मानव स्वभाव है वो आम तौर पे जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसको भूल जाते हैं। और भूलना एक बेसिकली स्वभाव है, उसको हम लोग बोलते हैं कि साहब ये जो मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है कि हम जो चीज पसंद करते हैं उसके खिलाफ कोई राय सुनने में बहुत रुचि नहीं रखते, और जो चीज हम चाहते हैं सुनना उसको ही हम सुनना चाहते हैं, उसको ही अपनाते हैं। तो ये जो मानव स्वभाव है इसकी वजह से क्या होता है कि हम रोज तैयारी करके तो जाते हैं कि इस बार जो है एकदम मास्क लगा के 6 फीट दूरी पर, लेकिन जहां पहुंचे बाजार में वो जो जल्दी जल्दी लेने का लोभ है वो हम संवरण नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ना, ये मतलब प्रोफेशनल्स भी यही गलती करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में बड़े बड़े बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन भी वही भूल करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जबकि वो तो बड़े बड़े सीजन प्लेयर हैं। तो वही चीज हम भी करते हैं, ये स्वभाव है। आदत छोड़ना जरा मुश्किल काम होता है, और हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी। और इसको समझाने के लिए एक बड़ी पुरानी कहानी है जातक कथा की, वो शायद सारे लोग जो जुड़े हैं पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए फिर से संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि ये कहानी 5,000 साल पुरानी है। वो एक गांव में एक बहेलिया था, वो कबूतर पकड़ के अपनी जीविका चलाता था। तो रोजाना 5 कबूतर पकड़ ले, 7 कबूतर पकड़ ले। अब कबूतर का सरदार बड़ा चिंतित हुआ, तो वो गया एक एक्सपर्ट के पास। उस समय भी एक्सपर्ट हुआ करते थे, खाली उनकी वर्दी अलग होती थी, वो गेरुआ पहनते थे, दाढ़ी रखते थे। तो उस कंसल्टेंट या एक्सपर्ट ने एक मंत्र बताया कि देखो भाई ये मंत्र है। तो क्या मंत्र है भाई? तो बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो कबूतर ने कहा, सरदार ने कहा कि भाई इसका मैं क्या करूं? बोला अपने सारे साथियों को बता दो, रट जाएंगे। तो वो आया और अपने साथियों को बता दिया कि भाई यही मंत्र है हमारी मुक्ति का, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। सब रटने लगे। अगले दिन जब पहेलिया गया तो देखा कि सारे कबूतर ये मंत्र पढ़ रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब उसकी हिम्मत तो हुई नहीं, समझ गया कि यार ये तो मेरा खेल खत्म है। तो वो वापस चला गया। लेकिन घर में उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई कबूतर आज आप लाए नहीं? बोला नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो हमारी चाल है वो समझ गए। तो पत्नी ने कहा कि क्या आपने वो जाल बिछा के दाना डाला था? बोला नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है, जब उनको मालूम है। बोला नहीं, आपको डालना चाहिए था, और कल आप जाएंगे और जाल बिछा के दाना डालेंगे। न चाहते हुए भी अगले दिन फिर से शिकारी गया, और उसने कहा कि ठीक है। और जब देखा कि कबूतर वो मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर से वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इधर पत्नी का भी आदेश था। तो बेचारा ना चाहते हुए भी जाल बिछा के दाना डाला, और पेड़ के पीछे जिस तरह हमेशा छुपता था छुप गया। अच्छा, अब कबूतर भी धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और देख भी रहे थे कि शिकारी कहाँ है। जब शिकारी नहीं दिखा तो एक एक करके वो नीचे उतरते गए, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, दाना भी चुग रहे हैं, और 5-7 फंस भी गए। तो शिकारी खुशी खुशी को 5-7 कबूतर लेके घर गया। तो पत्नी ने कहा कि देखे आप। बोला लेकिन तुमको ये कैसे मालूम था कि मंत्र जानने के बावजूद भी सब फंसेंगे? बोला दुनिया में जानकारी का अभाव नहीं है, अभाव है जानकारी के इस्तेमाल का। ये मानव स्वभाव है। और हम जानते हैं, अक्सर पढ़ते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज भी हाईवे पे जो है 60% एक्सीडेंट ओवरटेक में होता है। यही चीज है, ये हर क्षण
हर पल याद दिलाना पड़ेगा। अवेयरनेस केवल काफी नहीं है, अवेयरनेस को व्यवहार में लाने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा, और यही जरूरी है। और थोड़ा बहुत लोगों में थोड़ा भय भी जरूरी है, लेकिन भय से ज्यादा को ये बताना है कि भाई ये आपके लिए है, और आप कृपया मास्क लगाएं, और मास्क लगाएं तो प्रॉपरली लगाएं, नाक कवर करके। मास्क उस तरह ना लगाएं कि जैसे महेंद्र भाई लगाए हुए हैं, तो ये तो अभी लगाए हैं, लेकिन मास्क को प्रॉपरली लगाना है, यानी नाक कवर करके, ये जरूरी है। यही कारण है, इसको आपको समझाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। सबसे पहले अवेयरनेस हो तभी, और भय भी लोगों को लगना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों को एक बात है कि लोगों को आवश्यकता एक बात की है कि उनका मनोबल ऊंचा कैसे रहे। अभी देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था, लोगों का ब्लड प्रेशर सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी सही है, थोड़ी सी सर्दी बुखार है, बीपी भी सही है, लेकिन उनका पल्पिटेशन पल्स जो है वो बहुत हाई हो जा रहा है। तो लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उनको बताया जाए कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, इस पे डॉक्टर पाठक आप क्या सोचते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए? जी, किससे मोटिवेशन कैसे हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन लेवल उनका सही है, उनकी बीपी नहीं, सही है। इसका कारण एक ही है, इसका कारण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एंजाइटी बढ़ गया है उनका। और एंजाइटी बढ़ने का मूल कारण है डर। डर इस बात का कि कोरोना पकड़ा है तो मेरी जान गई, इसलिए वो उनके दिमाग में ये हार्ट बीट बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है, पैल्पिटेशंस बढ़ता है, पाउंडिंग ऑफ द हार्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन जब हम उनको ये बताएंगे कि भाई कोरोना पकड़ने वाले लोगों में 97-98 आदमी ठीक होता है, आप 97 में ही हैं, आप 3 में या 2 में नहीं है। आज क्या हो गया है, ये दिमाग में बैठ गया है कि लोग अपने को 2 या 3 में मान रहे हैं, बजाय 97-98 मानने के। ये जो चीज है, ये बेसिकली अगेन मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा हेडलाइन मैनेजमेंट इसमें गड़बड़ हुआ है। यानी हम लोगों ने नकारात्मकता को प्राथमिकता दी है, और जो सही खबर है वो नीचे छोटे में आ गया। जैसे बहुत जगह आप देखते हैं ना कि लिखा रहता है, गाड़ी में बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है लाल रंग का, और उसमें लिखा रहता है सांसद, और फिर खूब छोटे छोटे में लिखा रहता है प्रतिनिधि। तो पब्लिक समझती है सांसद है, लेकिन वो प्रतिनिधि। तो इसी तरह इसमें भी हेडलाइन मैनेजमेंट यही है कि साहब किसी तरह जो सेंसेशन है वो फैलाने के लोभ से अगर मीडिया थोड़ा सा बचे, तो मुझे लगता है कि इसका असर बेहतर होगा। हेडलाइन मैनेजमेंट जरूरी है आज के स्थिति में। मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ। महेंद्र जी सृजन शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, और नेचुरोपैथी सेंटर जो सृजन शोध संस्थान चला रही है उसके संयोजक भी। नेचुरोपैथी एक ऐसी क्रिया है जिसके बारे में लोग सोचते थे कि पहले ये बड़े लोगों के लिए होती थी, लेकिन धनबाद जैसे जगह में नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना से इस बात को बल मिला है कि हम अपने नेचर से जुड़ करके कैसे अपने खान पान में और बाकी चीजों में बदलाव करके अब कैसे बदलाव करें कि आने वाले समय और इस समय भी, इस कोरोना काल में भी, लोग नेचुरोपैथी का उपयोग करके या अपने जीवन स्टाइल में परिवर्तन ला करके कैसे वो बदलाव करें। महेंद्र जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र वो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा है। अपने भोजन में किस तरह से हम परिवर्तन करें, या भोजन करने के तरीके में किस तरह से परिवर्तन करें, और किस तरह से कौन सा भोजन हम किस समय में किस ऋतु में खाएं, और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई हम कैसे करें। इन तरीकों से आज जो बात बार बार एक बात उठती है, इम्यूनिटी की बात जो उठती है, और अपने शरीर के भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की बात उठती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में
बहुत ज्यादा मदद करती है। आयुर्वेद उसका साथी है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद का साथ एक साथ लेकर प्रिवेंशन के दृष्टि से अगर आदमी नेचुरोपैथ का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। लेकिन आज के विषय में मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो डर की बात थी, वो डर में अवेयरनेस के साथ साथ अभी जरूरत है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो चिकित्सक हैं और उन चिकित्सक तक सब लोगों की सीधी पहुंच नहीं हो पा रही है। तो धनबाद में एक व्यवस्था, छोटी सी ऑनलाइन व्यवस्था बनी है, लेकिन अगर ये ऑनलाइन बड़ी व्यवस्था बने जिसमें डॉक्टरों का पैनल हो, हर 2 घंटे 4 घंटे पर डॉक्टर बदली हो, और जो भी व्यक्ति मुझे कोरोना हुआ है, मुझे बुखार हुआ है, इस डर से ग्रसित है, तो उसका अपने आप को 3% में मानना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो किसी चिकित्सक से अगर टेलीफोन से बात कर लेता है और उसे ऑनलाइन ये बात की सुविधा मिल जाती है कि आपके अगर ये सिम्टम है तो आप इस 3% में नहीं, आप 97% में हैं, तो कम से कम धनबाद जिले में एक बड़ी ऑनलाइन चिकित्सा सलाह की सुविधा लोगों को अगर मिले तो ये भय कम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता है जो उस विधा में पारंगत है, उससे बात करने के बाद उसे जो आश्वासन या संतोष मिलता है, उसके कारण अभी ज्यादा जरूरत है कि ऑनलाइन सलाह, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड लिमिटेड है, हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंच नहीं पा रहा है, कोरोना पेशेंट को देखने के लिए हर चिकित्सक तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनके उत्साहवर्धन के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था एक बड़े पैनल के द्वारा अगर नगरवासियों को उपलब्ध कराया जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा एक विषय मैं और साथ साथ रख देता हूँ कि आयुर्वेद इसमें काफी कारगर है, परंतु आयुर्वेद में मात्रा की जो दिक्कत है, क्योंकि लोग काढ़ा पी रहे हैं तो एक काढ़ा बनाकर दिन में 4 बार 5 बार 6 बार तक काढ़ा पी रहे हैं। जैसे पैरासिटामोल हमें लेनी है तो हमें मालूम है 5 से 2 बार लेनी है, लेकिन काढ़ा पीने में आदमी को लगता है कि जितना ज्यादा काढ़ा मैं पीऊंगा उतना ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो मृदु पेट वाले हैं उनको ब्लड डिसेंट्री या इस तरह की चीजें आती है। तो आयुर्वेद के संबंध में इस बात का मात्रा का प्रचार करना बहुत बहुत ही जरूरी है। अननेसेसरी लोग दिन में 4 बार 5 बार जो काढ़ा पी रहे हैं उसके चलते उन्हें परेशानी आ रही। तीसरी बात, एक बात और मैं साथ साथ रख देना चाहता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोग भय से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने घर में रख रहे हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे ही 94 95 आता है तो 5 लीटर पर ऑक्सीजन चलाना शुरू कर देते हैं, जिस अधिक ऑक्सीजन से उनके फेफड़े में नुकसान होने का डर है। तो इस बात को भी प्रचारित करना बहुत आवश्यक है कि किस लेवल के बाद कौन सी चिकित्सीय सलाह पर आप कितना ऑक्सीजन लें जिससे आप घर में रहकर अपने इस कोरोना का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात बहुत बढ़िया। हम लोग के बीच में डॉक्टर अनिल हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जो है वो धनबाद में हैं और पिछले कोरोना के पहले काल के समय में हम लोगों ने इनकी काफी मदद ली थी और काढ़ा बनाने से लेके दवा से लेके उन्होंने काफी मदद की है और बहुत लोगों को काढ़ा बना के फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा है। मतलब ये बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास किया था पिछली बार। तो कोरोना काल 2 में हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अनिल जो है इस पर प्रकाश डालेंगे कि नेचुरोपैथी के जो आयुर्वेदाचार्य में आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने, क्योंकि कफ पित्त और वात की ही बात होती है आयुर्वेद में, तो उसमें क्या किया जाए कि किस तरह के रास्ते अपनाए जाए, कौन से ये दिया जाए या क्या उपचार की विधि हो आयुर्वेद के हिसाब से जो घरेलू में संभव हो या कुछ आयुर्वेद की दवाइयां लेकर के उससे उसको इम्यून पावर को बढ़ाया जाए, तो उस पर आप थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे। और आयुर्वेद जो है कोरोना के इस काल में
कितना इफेक्टिव है, इस पे आप अपनी बात करें। डॉक्टर अनिल। जय आयुर्वेद। सबसे पहले इस भयानक महामारी में सभी लोग स्वस्थ रहे, इसकी मैं भगवान धन्वंतरी से कामना करता हूँ। इस विकट परिस्थिति में सबसे पहली बात, अफवाह पे ज्यादा ध्यान न दें। झूठी अफवाह, भयमुक्त होना जरूरी है लोगों से। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा में 3 चीजें होती है, वात पित्त कफ। इन 3 चीजों में 2 चीजें बैलेंस होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए सबसे पहले योगा में भस्त्रिका जरूर करें। भस्त्रिका जरूर करें, भस्त्रिका करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, ये 2 चीज मस्ट है। भस्त्रिका करने से ये फेफड़ा जो लंग्स है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पूरा नाक और लंग्स का ये पूरा होता है। और इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले सुबह उठने के बाद तुलसी का 5 बूंद 1 कप पानी के साथ लें। उसके बाद आप 1 कप चाय की जगह पे काढ़ा बना करके ले सकते हैं, दिन भर में सिर्फ 1 बार। नाश्ता के बाद 1 बार गुडुचि का टेबलेट बिल्कुल लें। इतना आप करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और इस बीमारी से हद तक निजात मिलेगी। आपने जो बातें बताई हैं कि मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ, मैं जो जुड़े हुए लोग हैं सारे हमारे मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इससे जुड़े हैं। और डाइट पे जरूर ध्यान दें, जब तक हम लोग, और डाइट पे जरूर ध्यान दें। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। मैं जुड़े हुए लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं, डॉक्टर पाठक हैं, महेंद्र जी हैं और डॉक्टर अनिल हैं, या हम लोगों से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो इसमें पोस्ट करेंगे, तो हम लोग इसका रिप्लाई के लिए भी आगे रिप्लाई सेशन में, क्वेश्चन आवर सेशन में भी जाएंगे। तो आप लोग जो आपके मन में जो चल रहा है, जो प्रश्न है, और जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो मुझे एक रिटर्न में जो दवाई है उसकी अगर कोई रिटर्न कॉपी है तो वो मुझे भेज दें, तो मैं उस ग्रुप में उसको ऐड कर डाल देता हूँ। इसके अतिरिक्त जो और सुझाव या प्रश्न है वो उसमें डालेंगे, तो हम लोग उसके आगे रिप्लाई देंगे। एक प्रश्न बीच में आया था, पिछले बार में हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो इलाज की पद्धति में आखिर कोरोना महामारी कैसे कमजोर हो या कैसे इससे निजात पाया जाए, और आयुर्वेद जो है इसमें एक बड़ा रोल कैसे अदा करे, इसको थोड़ा देखते हुए और प्रकाश को डालेंगे तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बेहतर होगा इसको। जी डॉक्टर अनिल। हाँ जी बताएं। हाँ, आयुर्वेद के सेवन से, हाँ हाँ बताइए। आयुर्वेद के सेवन से और घरेलू उपचार से, दोनों उपचार को मिक्स करके कैसे अपने आप को इम्यून पावर बढ़ा लिया जाए और कैसे लोग अपने दिनचर्या में बदलाव करें, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। दिनचर्या में और घरेलू उपाय, दिनचर्या अपना लाइफ स्टाइल अपना योगा से शुरू करें, और डाइट प्लान में आप तुलसी का सेवन करें, तुलसी ड्रॉप का, काढ़ा का सेवन करें और गिलोय का सेवन करें। ये मस्ट है 3 चीज। ज़्यादा है तो नीम पत्ती को पीस के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले, और कच्ची हल्दी को लेके छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसको छाया में सुखाकर 1-1 गोली 2 बार कंटिन्यू ले, जब तक ये अपना कोरोना का समय रहता है। इससे बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पाठक, हम लोग जिस चीज़ों पे अभी चल रहे हैं कि आयुर्वेद का एक अपना महत्व है इलाज के लिए, लेकिन तत्कालिक तौर पे हमें ऑक्सीजन और सारी फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए एलोपैथिक ही जाना पड़ता है। तो आपका जो ये आप चूंकि मैनेजमेंट के और मोटिवेशन देने के लिए आप काफ़ी मशहूर हैं और सारी जानकारियों को बहुत ओपन तरीके से शेयर करते रहे, हम लोग को ये बताइए कि आखिर ऐसा जो इस बीमारी का ये जो महामारी का दौर चला है, इस दौर में अपने आप को, फिर से मैं वो क्वेश्चन दोहराता हूँ कि जो भी आपके पास लोगों को मोटिवेट करने के तत्व हैं, जो आपके पास जानकारी है, उनको और थोड़ा एलिबरेट तरीके से खोल करके उसको थोड़ा सा लोगों के बीच में रखेंगे, जिससे कि लोग अपने आप को जो अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को आज के दिन कहते हैं कि अब मैं बचूंगा नहीं, जो भाव इस तरह का नेगेटिव बनाए हुए हैं,
मैं भी सुबह तक ये भाव मन में लेके चल रहा था कि बहुत बुरी स्थिति है, कैसे हम लोग इससे पार होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया दोबारा से, क्योंकि कई ऐसे लोग अपने बीच से जा रहे हैं जो काफी युवा हैं, कई ऐसे जा रहे हैं जिनके साथ हम लोग बचपन बिताए हैं, अपने बचपन में उनके वो बड़े थे और हम छोटे थे वाली बात वाली स्थिति है ये। तो ऐसी स्थिति में आप क्या और कहना चाहेंगे? वो है इसका, इस पूरे प्रकरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष। अब आप देखिए, एक आम आदमी के मन में एक दिन में कोई 50,000 से ऊपर विचार आते हैं, और मजे की बात यह है कि उसमें से अधिकांश यानी समझिए 90-95% विचार नकारात्मक आते हैं। अब दिक्कत क्या है, जैसे आप ही ने कहा या किसी ने कहा कि कोई टेलीफोन आता है, डर लगता है कि पता नहीं क्या हुआ भाई। तो ये जो नकारात्मकता है, ये इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में इस तरह के विचार उभरते रहते हैं। एक और भी बात है कि इनमें से, इन नकारात्मक विचारों में से एकदम से 99% विचार कभी सही होंगे भी नहीं, ये भी तय है। लेकिन फिर भी हमारा वो स्वभाव इस तरह का है कि हम नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जो एक हमने चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा था कि एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिमाग को खाली मत रहने दें। दिमाग को कहीं ना कहीं आप व्यस्त रखें, कोई पॉजिटिव चीज में कुछ पढ़िए, दोस्तों से बात कीजिए। आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई थी, ये कोरोना काल के पहले। आप जब किसी मित्र को टेलीफोन करते थे तो उसका व्हाट्सएप पर रिप्लाई आता था, प्लीज टेक्स्ट डोंट टॉक, यानी आप मैसेज कर दीजिए, बात करने का फुर्सत नहीं हम। और अब क्या है कि आप बात कीजिए, बात करने से बात बनेगी। दिन में रोजाना 5 दोस्तों से बात कीजिए, हाल चाल लीजिए, उनसे अपना दुख दर्द बांटिए, और इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है खाली नहीं रहेगा, ऊटपटांग विचार नहीं आएंगे। तो एक तो ये पहली बात हुई कि दिमाग को खाली मत रहने दीजिए। दूसरी चीज ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 20वीं सदी थी, इसके पहले वाली सदी, उसमें तो हम लोग ज्यादा कष्ट झेले हैं ना। मानवता ने उसमें ज्यादा दर्द देखा, ज्यादा बड़ी त्रासदी देखी, दो दो बड़े बड़े विश्व युद्ध देखे, जिसमें मुझे लगता है कि कोई 80 मिलियन लोग, 8 करोड़ लोग मरे थे। इसके अलावा 1918 से 1920 में अकेले इसी स्पेनिश फ्लू जिसका नाम था, लेकिन उसका स्पेन से कुछ लेना देना नहीं था, स्पेनिश फ्लू भी एक तरह का फ्लू ही था, कोरोना भी एक तरह का फ्लू है, ये बड़ा क्लियर मामला है, चाहे कोई कितना भी बोले। इट इज ए काइंड ऑफ फ्लू, डेंजरस है, थोड़ा इन्फेक्शियस है, थोड़ा खतरनाक है। तो उस स्पेनिश फ्लू में दुनिया की आबादी उस वक्त 2 बिलियन थी, 2 अरब, और मरे थे 5 करोड़। अकेले हिंदुस्तान में 1,75,00,000 मरे थे। और उस समय भी मुंबई में सबसे ज्यादा लोग मरे थे। तो वो तो कॉमर्शियल मामला था, कॉमर्स का हब था, तो हुआ। मगर मैं जिस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि वो तब की बात है जब ये एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ था, और उस वक्त हमारे पास केवल और केवल ना वेंटिलेटर था, ना ऑक्सीमीटर था, ना ये था ना वो था, केवल और केवल मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता था। तो उसको हम लोगों ने झेला, 2 विश्व युद्ध झेला, और उसके बावजूद मानवता चल रही है, दुनिया चल रही है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो आपके पास वेंटिलेटर है, अस्पताल है, मेडिकल साइंस है, और निमोनिया का इलाज है। देखिए, ये जो फ्लू है, इसमें जो डेथ इसकी वजह से जो होता है वो इन्फेक्शियस निमोनिया की वजह से, और दूसरा बाकी जो डेथ होता है वो कार्डियक अरेस्ट हो या जो भी हो, वो उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण ज्यादा होते हैं, फियर है, ये है, वो है। तो आज तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे कहीं ना कहीं से बात को जनता तक पहुंचाने में चूक हुई है। तो जिसको रीअश्योरिंग बोलते हैं, कि हमको ये सांत्वना या ये ढाढ़स पहुंचाना था कि भाई कुछ नहीं होगा इसमें, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इलाज है, बैक्टीरिया का इलाज है।
और जो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो है उसमें डेथ होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन से। तो ये तो हमारे पास रास्ता है। तो इसके बावजूद जो आंकड़े आने लगे, उसको हमने कहा कि ये पैंडेमिक से ज्यादा इंफोडेमिक था। यानी रोज एक बायोस्टैटिस्टिकल मॉडल आता था कि 2 करोड़ लोग मरेंगे, इतने लाख लोग मरेंगे, ये मरेंगे। आज आप आज का भी स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए ना, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने लोग रिकवर हुए और कितने लोग मरे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ दूसरा भी चल रहा है और वो खतरनाक है, वो घातक है। इसलिए ये दिमाग में रखना होगा कि ये बीमारी नंबर 1 लाइलाज तो नहीं है, इसका इलाज है। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है कि लोग इसको छुपा रहे हैं, इसको अ, समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। और लोग, जैसे अभी हमने देखा कि लोग वहां से आए तो अगर कहीं टेस्टिंग हो रही तो लोग कूद के एक स्टेशन पहले ही चेन खींच के भाग गए, तो पता चला यहाँ से जाके गांव में वो फैला देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। तो थोड़ी बहुत सावधानी और थोड़ी बहुत ये जिम्मेदारी कि मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, मैं अगर बीमार हूं तो मैं दूसरे को बीमार न करूं, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज कि दुनिया में अन्य कई कारणों से बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। आप डेथ रेट निकाल लीजिए तो पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। ये इसका हाल जिस तरह माइन एक्सीडेंट होता है ना, तो माइन एक्सीडेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो ऑफ किया जाता है, और वही हाल इस कोरोना डेथ का भी हुआ है। माइन एक्सीडेंट में आप टोटल निकाल लीजिए कितने लोग मरते हैं, और हल्ला कितना होता है ये निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें सनसनी है। तो ये सनसनी फैलाने की जो आदत है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए, और ये हमें खुद लगाना पड़ेगा। जो लोग इस धंधे में हैं, मीडिया में हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी सूचना से क्या असर पड़ रहा है। और ये आज नहीं, आप देखिए इसी देश में सूचना तंत्र के इस्तेमाल से लोग गणेश जी को दूध पिलाने चले गए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये किसी तरह से, ये इसको हम लोग बोलते हैं मास हिस्टीरिया। तो एक तरह का मास हिस्टीरिया बिल्डअप हो गया। ये मास हिस्टीरिया को रोकना पड़ेगा, और लोगों को कूट कूट के उनके दिमाग में भरना पड़ेगा। कूट कूट के, मैंने पुलिस वाला डंडा मार के कूटना नहीं है भाई। कूट कूट के बोलने का मतलब कि उनके दिमाग में कूट कूट के ये भरना है कि भाई ये भी एक ऐसी बीमारी है जो ठीक होती है। लोग कोरोना से बचते हैं, और रोजाना ही जो 10 आदमी अगर बीमारी से ग्रसित होकर जाता है तो उसमें 8 आदमी ठीक ठाक बच के वापस चला जाता है। ये जिस दिन लोगों को आप कन्विंस कर लेंगे, आश्वस्त कर लेंगे, उस दिन से ये भय गायब हो जाएगा। और एक और चीज, जो एक और दिक्कत हो गई है, वो ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि एकदम से घर में बंद कर लेने से हम वायरस से बच जाएंगे। ये एकदम ही गलत धारणा है। ये वायरस हवा में फैलता है कि नहीं फैलता, इस पर अभी कोई प्रामाणिक शोध नहीं है। लेकिन इतना तय है कि ये सांस से, लोगों के नजदीक जाने से संक्रमित व्यक्ति के फैलता है। तो केवल उससे बचना है, और थोड़ा बहुत खुली हवा का एक्सपोजर भी जरूरी है। स्टेराइल एटमॉस्फेयर में रहने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं, घटती है। ये ध्यान देने की बात है। हम लोग बचपन में जो देखते थे, मिट्टी रगड़ते थे और खेल के निकल जाते थे। अभी इंडोर रहने से ये ज्यादा दिक्कत है। इंडोर रहने का 2 नुकसान है। एक कि आपकी जो बेसिक इम्यूनिटी है, रोबस्टनेस जिसको बोलते हैं, वो कम होती है। और दूसरा, अकेले बंद कमरे में रहने से मनोविकार बढ़ता है, जिसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में मेलनकोलिया बोलते हैं, लोनलीनेस बोलते हैं। तो अजीब अजीब जो है भ्रामक विचार, गलत विचार आएंगे। इसलिए थोड़ा लोगों से मिलते जुलते भी रहिए, मगर हिसाब से डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, मास्क निहायत आवश्यक है, और मास्क ढंग से लगाइए, और थोड़ा बहुत हैंड सैनिटाइजेशन भी कीजिए। लेकिन वो जितनी बार आप बाहर से जाते हैं, नहाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो निमोनिया, बिना वायरस के निमोनिया हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के सूचना के दौर में लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल कर दिया है बंद, या बल्कि सोचने समझने की शक्ति आउटसोर्स कर दी है। तो वो चला गया है ये डॉक्टर गूगल के पास। आप गूगल में डालिए, एक से एक सूचना रोज मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को सोचने दीजिए, समझने दीजिए, और थोड़ा बहुत भगवान पर भी भरोसा रखिए, क्योंकि सारी दुनिया के खिलाफ भगवान है नहीं, ऐसा है नहीं।
भगवान पर भरोसा रखिए और अपने आप को ये मान के चलिए कि आप इस दुनिया में कुछ भला काम करने आए हैं, आप इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है भाई। और मानव जो शरीर है ना, ये बड़ा जबरदस्त मशीन है, बहुत आसानी से खराब नहीं होता। ये गाड़ी नहीं है कि गैरेज में जाएगा तो बुश कट गया, ये कट गया, वो कट गया, तुरंत बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग बहुत जीवट होते हैं और ज्यादातर लोग जीवट हैं। हमने जीवटता कहीं ना कहीं खोई है। उसमें मनोविज्ञान का भी असर है, थोड़ा सा ये जो सूचना तंत्र का भी असर है, और थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया है, अपना लाइफस्टाइल डिफेक्टिव कर दिया। इन तीनों चीजों को बदलना होगा। तो एक प्रश्न आया है डॉक्टर अनिल कुमार के लिए। डॉक्टर अनिल, आप तो बताएंगे कि ये जो स्टीम हम लोग लेते हैं, इसमें क्या क्या मिलाने की आवश्यकता है, क्या क्या घर में जो सामान है उससे हम लोग स्टीम को ले ताकि और ये बेहतर स्टीम मतलब वेपोराइजिंग। वेपोराइजिंग। वेपोराइजिंग में के लिए सबसे बढ़िया नीलगिरी का तेल, जिसको हम लोग यूकेलिप्टस ऑयल बोलते हैं, पानी में 5-6 बूंद डाल करके भाप ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नीलगिरी का तेल। ठीक है, और कोई चीज ऐसी? नीलगिरी तेल काफी है। लोग विक्स भी डाल रहे हैं, लेकिन विक्स का कोई उसमें रोल नहीं है। नीलगिरी का तेल भाप लेने के लिए, वेपोराइजिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है, और मार्केट में भी अवेलेबल है इजी रूप से, कोई दिक्कत वाली बात इसके लिए गिलोई उबाल करके पिया जा सकता है? गिलोई नहीं, गिलोई का कोई मतलब नहीं है उसमें। काढ़ा के लिए गिलोई ले सकते हैं। काढ़ा में गिलोई डाल के उबाल के पी सकता है काढ़ा के? हाँ, काढ़ा में गिलोय डाल के पी सकते हैं। जैसे तो हमने आपको भेजा भी है अभी कुछ देर पहले, अश्वगंधा पाउडर हमने इसमें 100 ग्राम लिया है, गिलोय सत्तू पाउडर 100 ग्राम लिया है। अच्छा, आपने भेजा है काढ़ा बनाने के लिए? हाँ, मैं भेजा हूँ। ठीक है, वो हम लोग डिटेल भेज देते हैं इससे। हाँ जी, बताइए। ये मैंने सारा डिटेल भेजा है कि काढ़ा कैसे बनाना है, और नीम की गोलियां और हल्दी की गोलियां कैसे बनानी है। ये घर का घरेलू उपचार है। बाकी जिनको पॉजिटिव आता है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो दवा मैंने लिखा है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 93 से भी कम हो गया है, 93 का मैं कहता हूँ 40 से भी कम हो गया है, तो आप ये हमारा दवा 10 दिन खाओ, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि इसमें मैंने टंकन का प्रयोग किया है। टंकन मतलब सुहागा, वो बहुत ही फायदेमंद है आयुर्वेदा में। और बात पित्त कफ के लिए भी मैंने एक दवाइयाँ बताई है, वो भी बहुत कारगर है। प्रिवेंशन के लिए चंद्र भैरव रस जरूर लें और काढ़ा जरूर पिए। और जिनको पॉजिटिव है उनके लिए मैंने लिखा है कि ब्रीदिंग में कोई दिक्कतें होती है तो वो दवा का सेवन जरूर करें। और फिर हमारा पर्सनल नंबर है, किसी को कोई तकलीफ है आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं उनको जी मैं उनके डिजीज के साथ बताऊंगा कि किनको फीवर है, कितना फीवर है, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, ब्रीदिंग में क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से दवाइयाँ होती है। किन्हीं को सूखी खांसी होती है। जी बोलिए आप बताएं। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, तो जरूर ले। आपने तो लिख भी डाला, ठीक है ना, ये जरूरी है। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम है मरीज को वैसा ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। आप एक संदेश देंगे इसके साथ कि जो भी आपसे मरीज कांटेक्ट करेगा जी, एक संदेश अपनी तरफ से कुछ देंगे? जो भी मरीज आपसे कांटेक्ट करेगा उस सेवा या उसके बारे में आप कैसे उसको करेंगे, उसको थोड़ा सा और प्लीज करें। सबसे पहले आयुर्वेद अमृत है। सबसे पहले मैं बताऊं, आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। हमारी ओर से जो सेवा है, जो लोग पूछना चाहे, जो लोग आना चाहे, वेलकम है। जितना सहयोग होगा मैं करूंगा उनके। ठीक। अभी इस बार आप काढ़ा का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? काढ़ा का प्रोग्राम मैंने लिख के दिया है। पिछले बार से मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस भी लाया है, क्योंकि जैसा कोरोना का वेरिएंट है उसी हिसाब से इसका दवा भी इस बार है।
ठीक है ना। काढ़ा तो मार्केट में भी बहुत सारे आ चुके हैं और लोग घर में भी लोग बना रहे हैं, अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं, लेकिन काढ़ा जो चल रहा है बस काढ़ा वही है, इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं महेंद्र जी से आग्रह करूंगा, वो ये बताएंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो घरेलू उपचार से भी काफी चीजें बदल रही है। और ये कुछ चीजों पे प्रकाश डाल रहे थे, आज मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों को घर पे ही मेंटेन किया जा सकता है। तो काढ़ा जैसी चीजों के लिए या भाप स्टीम लेने के लिए, वेपोराइजेशन के लिए क्या क्या और करने की जरूरत है, जो आपके नजर में जो और आसान, डॉक्टर साहब ने एक लिस्ट दी है वो तो है ही, इसके अतिरिक्त आपके मन में भी कुछ बात हो या जो जानकारी आयुर्वेद से आपके पास जो नेचुरोपैथी सेंटर में डिस्कशन के बाद आई हो, उसको कुछ पता चले। आयुर्वेद के संबंध में डॉक्टर साहब जो जानकारी दे रहे हैं वो पूर्ण जानकारी है। नेचुरोपैथ मुंह से दवा नहीं देता, वो जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, और उस लाइफ स्टाइल से, जीवन जीने की पद्धति से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का नाम जो है आयुर्वेद के संबंध में जो भी बात करनी है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है। मैं अभी एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी जो व्हाट्सएप का काम चला है, एक व्यक्ति के मोबाइल में 100 व्हाट्सएप के ग्रुप है, एक आदमी मरता है तो 25 व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर आती है। तो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर आती है, टक से हमारे हृदय में बात लगती कि ये आदमी कोरोना से मर गया। अब 25 व्हाट्सएप ग्रुप में सेम व्यक्ति के मरने की खबर आई और सीधे सीधे उस व्हाट्सएप ग्रुप में 250 लोग हैं, उस 250 लोगों में 200 लोगों ने ओम शांति, RIP ऐसा कुछ डाल दिया। तो ये एक व्यक्ति के मरने के बाद 1000 स्ट्रोक उस निगेटिविटी के मनुष्य के दिमाग में पड़ रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के संचालकों को इस बात को कड़ाई से लागू करना चाहिए कि सूचना के आधार पर आप एक व्यक्ति एडमिन किसी ऐसी खबर को डाल दे, लेकिन ये तुरंत RIP या श्रद्धांजलि देने की जो परंपरा चली है, वो हर बार जब व्यक्ति उस व्हाट्सएप को खोल करके देखता है तो उसके दिमाग में ये फिर निगेटिव बात आती है कि लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। एक व्यक्ति के मरने का 500 बार एक व्यक्ति के दिमाग में स्ट्रोक पड़ता है। तो इन सब चीजों पर भी हमें काम करना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को इस बात की स्ट्रिक्ट हिदायत होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है, उसका समाचार तो ठीक है, लेकिन पूरा का ग्रुप जब समय ध्यान रखना चाहिए। रानी प्रमोद जी ने कही कि अपने ग्रुप में बात करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, दिमाग के ज्यादातर भाग को कोरोना से हटाकर और पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाइए और शरीर को चालू रखिए। पड़े पड़े कोरोना के बारे में सोचना डिप्रेशन का मेन कारण बनता जा रहा है। आप अलग अलग ग्रुप में जुड़े रहिए, बातें करते रहिए और अपने शरीर को चालू रखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो अभी के समय में नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रचलित नाम अनुलोम विलोम हो गया है और इस अनुलोम विलोम के माध्यम से लोगों को भस्त्रिका पहले फिर अनुलोम विलोम के माध्यम से अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर के भीतर जो लंग्स के भीतर जो निमोनिया के पैचेस बन गए हैं या वो उस जगह पर ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो गया है, वो जगह सिकुड़ गई है, भस्त्रिका से वो जगह खुलेगी। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसका वास्तविक नाम है, उसका जो अभी प्रचलित नाम है, उसका कुछ छोटा भाग अनुलोम विलोम कहलाता है और हम सब लोग उसको अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करना और भस्त्रिका को एक लिमिटेड समय तक करना, ये दोनों का प्रयोग हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारे ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर पाठक, एक जी मैं देख रहा हूँ। प्रेमेंद्र सिंह है ना? हाँ मैं देख रहा हूँ। जी जी। तो दरअसल इनका जो इनका जो प्रश्न है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। दरअसल नकारात्मकता जब बढ़ती है तो डिप्रेशन आता है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई जो आदमी या जो लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं
उनको कैसे उनकी सोच बदली जाए। तो उसका तो एक ही उपाय है भाई कि काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनको अकेले नहीं छोड़ना है और उनको ये दिखाना है कि दुनिया में सब कुछ नकारात्मक नहीं है और ये जो स्थिति है ये प्योरली टेम्पररी है और ये जाएगी। तो अगर आप डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अकेला छोड़ेंगे और नकारात्मक सूचना उसे एकत्रित करने देंगे तो दिक्कत होगी। तो उनको सकारात्मक सूचनाएं देनी है, उनसे बातचीत करना है और उनकी काउंसलिंग, मतलब कोई इसके लिए ट्रेंड काउंसलर की जरूरत नहीं है, आप उनकी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं बातचीत करके और अच्छी अच्छी बातें बता के। और हाँ, अगर आप उनको कोई अच्छी फिल्में दिखाएं, अच्छी जो जिसको बोलते हैं वीडियोस दिखाएं, खास करके इस पर बाहर बड़ा प्रयोग हुआ है हंसने वाले वीडियो, जैसे चार्ली चैपलिन का या इस तरह का, हमारे यहाँ भी बहुत से फिल्म स्टार्स हैं और हंसने वाले। तो अगर वो उनको हंसने का आप अधिक अवसर देंगे तो डिप्रेशन डाउन हो, क्योंकि ये डिप्रेशन जो है नेगेटिव हार्मोन्स के बढ़ने से फैलता है। और अगर हम उन हार्मोन्स का सिक्रीशन रोक कर पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ाएं, जिसमें ये जो हमारा लाफ्टर है, हंसने वाला जो रिस्पॉन्स है, ये बड़ा कारगर होता है। नहीं डॉक्टर अनिल, एक प्रश्न आपके लिए है कि आंवला का काढ़ा, आंवला का जूस, एक कोई प्रश्न है, आंवला के जूस पीने से कुछ नुकसान है क्या इसमें? आंवला का जूस विटामिन सी होता है, इसके लिए तो फायदा है ही, लेकिन आंवला का काढ़ा नहीं हम लोग कर सकते। काढ़ा बनाने का विधि अलग है और जूस अलग होता है, ठीक है, जूस पिया तो जा इसके लिए तो फायदा है ही जी। आंवला को आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अनुलोम विलोम नारी शोधन के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में फर्क क्या है। नाड़ी शोधन के बात मैं बताता हूँ कि एक नाक से दूसरी नाक को बंद करके 9 गिनती तक लेना है, 9 गिनती तक होल्ड रखना है, 9 गिनती को दूसरे नाक से छोड़ना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही करना है कि 9 गिनती से लेना है, 9 गिनती को होल्ड करना है, 9 गिनती से निकालना है, ऐसे 9 राउंड को करना है इसमें, ठीक है ना। और अनुलोम विलोम में होता क्या है कि लोग ले रहे हैं और सीधा छोड़ रहे हैं, लोग ले रहे हैं और सीधा छोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि नारी शोधन हम लोग श्री श्री रविशंकर जी का करते हैं और करवाते भी है, ये ज्यादा फायदेमंद होता है वनस्पत अनुलोम विलोम से। एक बार इसको करके देखें, धीरे धीरे 9 गिनती तक सांस ले, 9 गिनती तक दूसरे नाक से निकालें। एक सुझाव और आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए या बाकी चीज़ों पे जो मेडिकली एलोपैथिक से रिलेटेड सुझाव है, तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोग आजकल में ही फिर एक बार जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के हों या अदर डिपार्टमेंट के हों, उनको भी अपने जो इस चर्चा में लाएंगे और उनसे सारी चीज़ों को जो एलोपैथिक के हिसाब से जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें किस तरह के लेवल मेंटेन करने की आवश्यकता है, इसको हम लोग कल एक समय फिर एक निर्धारित करेंगे। मुझे यहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों से एक आग्रह है कि चूंकि ये एक जानकारी वाली विषय पे चर्चा हो रही है, इसका कोई और मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी जानकारी को लोगों को मोटिवेट कैसे करें, अच्छे अच्छे वक्ताओं को जोड़ें, उनके साथ कैसे लोगों को मोटिवेट करने की पहल करें। दवाइयों की जानकारी जो आयुर्वेद की हो, नेचुरोपैथी की, जो जीवन शैली के ऊपर में जो हम लोग एक बदलाव का रास्ता अपनाएंगे, तो उस स्थिति में हम क्या क्या बदलाव करेंगे, तो हम लोग इस बारे में विचार करते हैं। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे, डॉक्टर पाठक ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि लाफ्टर शो भी होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कोई लाफ्टर शो वाले भी बीच में हमारे आए, कुछ कवि ऐसे आए, व्यंग्य के कवि आए, कुछ ऐसी बातें रखें, कुछ चुटकुले आए, तो उनको लेकर के हम लोग चलेंगे और जितने ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ सकेंगे, 1-1.5 घंटे का समय, या हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग बातें, हम लोग जो अपनों की बात हम करते हैं, जो अपनों की बात करते हैं कि हम बचपन में कैसे रहते थे और आज हमारी जीवन शैली क्या हो गई है, आज की पीढ़ी की जीवन शैली क्या हो, इसमें जो बदलाव आया है वो बड़ा चेंजेस आया है। पहले बचपन खेल के मैदानों में बीतता था, आज मोबाइल के कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, मतलब अब तो कंप्यूटर भी हट गया, तो सिर्फ मोबाइल में ही सारी दुनिया सिमट के रह गई है। डॉक्टर प्रमोद पाठक, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मतलब एक अभी जो दुनिया या लाइफस्टाइल हमारी जो चली गई है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई है। हम लोग इसको कैसे लें, कैसे हम लोग इसको
कोरोना काल में और भी ज्यादा कन्वर्ट हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप एक और भी चीज इसमें, हम लोग इतना सरल इसको समझ रहे, उतना सरल है नहीं ये मामला। आप एक चीज गौर आपने नहीं किया होगा कि जब भी कुछ ठीक ठाक होने को होता है तो ऑनलाइन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए आप लोगों को कमरों में बंद कर दे रहे हैं, डिजिटाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और मोबाइल ही जीवन हो गया है। लेकिन मोबाइल के लिए इंसान का एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रचना नहीं हुआ था। तो हम मानव प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए सारी दिक्कतें आ रही हैं। और आप अगर ईमानदारी से अपने आप को ऑब्जर्व करें कि एक दिन में आपका कितना समय मोबाइल पे जाता है, तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक सब परिणाम मिलेगा। आप पाएंगे कि आप एक दिन में आधा समय मोबाइल पे होते हैं। कुछ लोग तो पूरा ही समय होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आधा समय मोबाइल पे होते हैं। और मोबाइल का एक तो स्क्रीन टाइम ज्यादा देने से तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, शारीरिक, मानसिक और फिजियोलॉजिकल भी। और दूसरी दिक्कत जो आती है कि अनाप शनाप सूचनाएं आती हैं जो कि आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करती हैं। देखिए, सूचना से ब्रेन वॉश किया जाता है। सूचना ही के जरिए आप देखते हैं, चाहे नक्सल हो, चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट हो, उनको यही समझाया जाता है ना, ये सूचना का खेल है। तो इसके चलते क्या होता है कि ये सूचना के जरिए आपके दिमाग में गलत जानकारी, 3 तरह का इंफॉर्मेशन होता है: इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो एक जानकारी है, लेकिन इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, ये भी पहले समझना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो बदलते बदलते कुछ का कुछ हो गया। और तीसरा है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी जानबूझ के कोई सूचना दिमाग को भ्रमित करने के लिए फैलाई जाए। जैसे कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे कॉम्प्लान नहीं पीने वाले बच्चे से 1.5 गुना बढ़ते हैं। ऐसा होता तो नहीं है, एक डॉक्टर साहब भी हैं। और जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। जैसे मैं देखता हूँ कई बार टेम्पो भी लिखा रहता है कि लंबाई बढ़ाएं या पैसे वापस पाएं। टेम्पो पे लिखा हुआ है, श्रमिक चौक में बहुत से टेम्पो में लगा हुआ। तो ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन, ये जानबूझ के किया गया है। तो इसलिए मोबाइल से मोबाइल ने एक और चीज किया, मोबाइल ने आपको अधीर बना दिया है। आप तुरंत रिजल्ट खोजते हैं। और होता क्या है कि हर चीज समय से बढ़ती है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो। तो टेम्परामेंट बदल गया है। ये टेम्परामेंट को फिर से बदलना होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि कोरोना काल में टेम्परामेंट और बिगड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल के प्रति हमारा आकर्षण और मोबाइल हमारी आदत ज्यादा बनता है। और इसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी है। आपने अगर गहराई से अध्ययन किया होगा तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल वायरस है, इसका चरित्र भी कुछ कुछ कंप्यूटर वायरस जैसा हो गया है। यानी पहले हम जब वैक्सीनेशन लेते थे तो वैक्सीनेशन साल भर चलता था या जीवन भर चलता था। अभी बोलता है 6 महीना ही चलेगा, ताकि फिर दूसरा आप ले लें। और इसको फैलाने में कौन लोग हैं? कुछ कंप्यूटर वाले भी लोग हैं, जो कंप्यूटर वायरस के बारे में ज्यादा जानते हैं, मगर बायोलॉजिकल वायरस के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीजें, बहुत से मामले हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। और इसलिए इसी की, अच्छा एक और भी चीज है, आज के काल में जो पिछले साल था वही हाल स्थिति आज भी है। अभी भी किसी को कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। तो दिखावे पे न जाए, अपनी अकल लगाए और विवेक से काम करें। क्या संभव है, क्या नहीं है, इसको ध्यान दें। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीजें आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक एक कमेंट मैं सबसे चाहूंगा अभी। इस प्रोग्राम को हम लोग अंतिम ओर ले जाते हैं। तो महेंद्र जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुंभक के बारे में म्यूट। कि डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। कुंभक के बारे में, हृदय रोग के जो मरीज हैं वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय, जैसे आपने 9-9-9 का सीक्वेंस बताया, ठीक है, तो क्या हृदय रोग के मरीज भी कुंभक कर सकते हैं 9 सेकंड का? कर सकते हैं, बहुत इत्मीनान से और धीरे से। 9 राउंड मतलब गिनती करके धीरे धीरे लेना है, उसको होल्ड करना है, फिर दूसरे नाक से धीरे धीरे। क्या 9 सेकंड? मैं बता रहा हूँ कि 9-9-9 का जो अपना सीक्वेंस है
तो क्या वो 9 सेकंड तक अपनी सांस को रोक सकते हैं? उन्हें स्वीकृति है इस बात की? हाँ, प्रयास करने से बिल्कुल है। अगर उनका शरीर अगर ऐसा अलाउ नहीं करता है तो आप कम भी जी, होल्ड जी। कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जी, इसको बढ़ाने से आपका 9 सेकंड कोई ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल जी, हो जी, जाएगा जी, ये। जी, जी, अगर आपको लगता है कि नहीं ये 4 सेकंड को रोका जाए, होल्ड किया जाए तो आप 4 सेकंड करें, धीरे-धीरे बढ़ा जी, के जी, 5-6 करें। लेकिन हम लोग का एक प्रयास ऐसा रहता है कि 9 गिनती तक 9 सेकंड आप उसको रोकें, तभी ये हो जी, सकता है। जी, मैंने इसको एडवांस कोर्स के तहत श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में मैंने ये नारी शोधन का वहाँ किया था, जी, बेंगलुरु जी, जी। आश्रम में। इसलिए इसके नाड़ी बारे में मुझे शोधन थोड़ी-सी जी, नाड़ी शोधन में श्वास लेकर के जैसे 9 सेकंड लिया, 9 सेकंड रुका, जी। फिर 9 सेकंड छोड़ने के बाद फिर 9 सेकंड रोकने का प्रावधान भी है। एक, 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 नहीं, एक नहीं, जैसे मैं बताता हूँ अगर ऐसे जी, करके मैंने लिया जी, मतलब 9 लेना है, 9 होल्ड करना है, 9 आउट करना है। 9 गिनती तक लेना है, ब्रीथ इन, जी, 9 गिनती जी, तक जी, होल्ड करना है और 9 जी। गिनती तक आउट करना है, ब्रीथ आउट। बिहार स्कूल ऑफ योगा में जब प्राणायाम सिखाया जाता है, तो नाड़ी शोधन मुंगेर, में हाँ, मुंगेर, ठीक है? जी। उसमें प्रक्रिया में सांस छोड़ने के बाद भी होल्ड करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें नहीं, इसमें हृदय नहीं है, रोगियों हाँ, हृदय रोगियों को ये इसमें नहीं सिखाया है। जाता है हृदय रोगियों को ये सिखाया जाता है कि आप कुंभक नहीं लगाएं। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो श्वास लें, सामान्य गति से श्वास लें, जितनी शक्ति उतनी शक्ति लें और धीरे-धीरे सामान्य गति से सांस छोड़ दें। और धीरे-धीरे जी, ये बिल्कुल। जो गति जो होनी चाहिए, जैसे आपने 4 सेकंड लिया, तो 6 सेकंड, 7 सेकंड छोड़ने का समय बेशी हो। धीरे-धीरे बिहार स्कूल ऑफ कर योगा सकते हैं। की जो हाँ, ट्रेनिंग है उसमें ये बताया जाता है कि 1:2 का रेशियो तक आदमी को जाना चाहिए। 1:2 के रेशियो तक देखिए, आदमी को जाना चाहिए। योगा प्राणायाम के बारे में हम लोग इतना कर सकते हैं कि आपका शरीर जितना अलाउ करे आप उतना आप राइट, कीजिए। राइट। एकदम, एकदम, अपने एकदम। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कि जितना नॉर्म्स बना हुआ उतना करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जी, ठीक जी, है ना? नहीं, और जी। नॉर्म्स अगर नॉर्म्स बहुत अलग-अलग हैं, इसलिए जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए। एकदम, जी, थोड़ा एकदम, वही मैं एकदम कहना 100 चाह रहा हूँ। वही मैं एकदम कहना 100 चाह रहा हूँ। एक इसमें नॉर्म्स में संशोधित फँसना नहीं है, जितना आपका हाँ, बिल्कुल शरीर अलाउ करता है नहीं। आप उतना काम आप करें। बिल्कुल नहीं, एकदम जी, नहीं फँसना। जी, 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 एकदम नहीं फँसना। तो मैं इसको थोड़ा संशोधित कर देता हूँ कि योग के बारे में हम लोग एक योग के लिए योग की जानकारी देने के लिए मैं महेंद्र जी से आग्रह करूंगा जो योग के अच्छे शिक्षक हैं उनको उनकी डिटेल हम लोग को देंगे। कल रात को जब हम लोग 8 बजे एलोपैथिक के डॉक्टर के साथ एमडी हो या जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हमारे पास उनके साथ जब चर्चा करेंगे तो योग की चर्चा भी उसमें कर पाए। तो महेंद्र जी से इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस कार्य को करेंगे। योग के लिए आप प्रभाकर जी को कह सकते हैं, जो राजेंद्र सरोवर में भी करवा रखे हैं, कभी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, उसको कल हम लोग लाइन अप कर लेंगे। कल पुनः 8 बजे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए लोग होंगे और कुछ पुराने होंगे और कुछ नई बातें होंगी और कुछ इलाज के संदर्भ में बातें होंगी, कुछ भ्रांतियां होंगी जिनको कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कितने लेवल के बाद खतरा है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है तो भय का माहौल बढ़ जाता है और ये स्वाभाविक भी है, किसी के लिए भी स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ 95 रहना चाहिए वहाँ 90 से नीचे आने के बाद भय का माहौल होता है। लेकिन उस समय विवेक नहीं खोए, डॉक्टर साहब की सलाह हम लोग कर लेने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं कि ये कार्यक्रम लोगों की जो अभी के हालात हैं उस हालातों में उनको एक बेहतर सुझाव दे सके, उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कर सके। इसी बात के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है हम लोग इसको समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः इस कार्यक्रम के लिए अपनों की बात के लिए रात को 8 बजे पुनः मिलेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।